नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो कई पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर शुरुआत की और एक बड़े कारवा को लेकर आगे बढ़ते गए हैं। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विविधताएं हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, यहाँ की फ्लोरा और फोना को, लेकिन हम सब उनसे वाकिफ नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति का यह प्रयास था कि लोगों में, खासकर पर्यावरण, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके बारे में अवेयरनेस, एक अलग जगाने की और एक शुरुआत ट्री टॉक के माध्यम से आज से 14 वर्ष पहले की गई। और उसके पीछे जो विजन, जो ब्रेन थे, वो थे मिस्टर ओपी शर्मा विद्यार्थी जी, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप खुद फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर रह चुके हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड से आपको नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर आप तैनात रहे हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। एक सफर की शुरुआत 19 दिसंबर वर्ष 2010 में जम्मू यूनिवर्सिटी से हुई थी और कुछ ही दिन बाद ग्लोरियस 10 इयर्स ऑफ ट्री टॉक, 14 इयर्स, माफ कीजिएगा, 14 इयर्स ऑफ ट्री टॉक, एक बेहतरीन सफर जिसकी शुरुआत अकेले की थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ा कारवां जुड़ चुका है इसके साथ। इस सफर के बारे में सर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे बात की, और हम भारतीय संस्कृति को अगर थोड़ा सा देखें तो इसमें अरण्य संस्कृति कहा जाता है भारतीय संस्कृति को, जहाँ पे शुरू से ही वेद पुराण से, उस युग से, और फिर आयुर्वेद की भी जो जन्म यहाँ हुआ, और किस तरह महात्मा बुद्ध भी आते हैं, और गया में आज भी हम उस पेड़ को देखते हैं, पीपल के पेड़ को। और हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो उत्सव हैं, हमारे जो कई त्योहार हैं, सारे प्रकृति से प्रेरित होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। मौसमों के साथ हमारा एक सामंजस्य बैठा हुआ है। और अगर पर्यावरण प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, नदी नाले सुरक्षित हैं, पेड़ पौधे, तो पर्यावरण का ये भी है कि एयर क्वालिटी, हवा का जो गुणवत्ता है, अच्छी होगी, जल की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हमारी सेहत जो है वो भी सही रहेगी। लेकिन आप थोड़ा सा, जैसे आप देखते ही हैं कभी कभी कि दिल्ली में किस तरह से जूझना पड़ता है, तो और फिर हमें ऐसे अंकुश लगाने पड़ते हैं कि कुछ चंद दिनों के लिए हम यातायात को रोक दें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक दें, ताकि हमें साफ हवा मिले। और जैसा आपने बोला कि ये ट्री टॉक का प्रोग्राम 2010 में शुरू किया, वो इसलिए किया था कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संगठन की तरफ से 2010 को जैव विविधता का वर्ष घोषित किया हुआ था। जैव विविधता मतलब इंसान एक जीवन का एक किस्म है, और बाकी जो किस्में हैं, पेड़ पौधों की, पंछियों की, परिंदों की, कीड़ों की, तितलियों की, वो भी तो लाइफ है, लाइफ के दूसरे रूप हैं। और उस सारे ताने माने को ही जैव विविधता कहा जाता है, जब बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन इसकी अक्कासी जो हमारे ऋषि मुनियों, जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि मानव का जन्म होने से पहले जो 84 लाख किस्म की योनियां होती हैं, अलग अलग प्रकार हैं, तो उन्होंने एक विजुअलाइज किया था। और आपको मैं बताता चलूं विवेक सूरी जी, कि आज तक जो हम दावे करते हैं विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, आज भी पूरी दुनिया के प्रजातियों का जो हमने खोज ली गई हैं, जिनको हमने नाम दिए हैं, वो 18 लाख के करीब करीब हैं। और वो 84 लाख का जो एक गेस एस्टिमेट है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्या उनकी दूरदर्शिता थी। और इसलिए ट्री टॉक के प्रोग्राम को जैव विविधता के बारे में वो जागरूकता और वो पुराना जो ज्ञान था, उसको दोबारा से नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया 19 दिसंबर 2010 को। एक माइलस्टोन है ये, जो अभी अपने 14 ग्लोरियस ईयर्स पूरे करेगा इस वर्ष। अभी कुछ दिन बाद 19 दिसंबर 2024 को जैव विविधताओं का आपने सर जिक्र किया, और उसके अलावा हमारी जो इकोलॉजी की बात की, फ्लोरा फोना की अगर बात की जा रही है, पेड़ों से हम पूरी तरह जो हमारा एक रिश्ता होना चाहिए था वो नहीं है। और खासकर आज वर्तमान समय में
ये रिश्ता और भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि हम ना तो पेड़ों के वर्नाकुलर नेम्स को जानते हैं। बेशक आयुर्वेद ने तरक्की की है, बीमारियों से लड़ने के कारण थोड़ा हम आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, जड़ी बूटियों का ज्ञान उतना नहीं जितना होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार इस अलग को और भी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का प्रयास आप करते आए हैं, और खासकर कितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में जैव विविधताओं में नजर आ रहा है? तो ट्री टॉक जो है शुरू तो दिसंबर 2010 में हुई, लेकिन 2011 का साल जो था ना, वो भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ पूरे का पूरा जंगलों को समर्पित था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। और फिर उन्होंने एक और घोषणा की संयुक्त राष्ट्र संघ ने, 2011 से जो साल जंगलों का था वहां से लेके 2020 तक ये 10 साल उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडायवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का दशक। और उसके चलते ये जो प्रोग्राम था, इसका मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए या लोगों तक इसकी जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मैंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में या अंदर हम इंडोर एक्टिविटी ना करें, इसके बजाय आउटडोर करें। और दूसरा डिपार्चर ये था, जो आम हम प्रोग्राम करते हैं, दूसरा ये डिपार्चर था, हम लोगों को नहीं बुलाएंगे, रादर हम उनके गांव में जाएंगे, उनके जिले में जाएंगे, उनके बाग में जाएंगे। और उसी के चलते हम जाते हैं और वहां पे जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं या कोई और नेचर लवर्स हैं या बर्ड वॉचर्स, जो भी हमें मिल जाता है, हमें कोई इनवाइटेड स्पीकर्स नहीं होते कि कौन आएगा, जो भी आए वो हमारे अपने हैं और जिसको इंटरेस्ट है। और सिर्फ मेरी ही बात ना सुने वो, हम कहते हैं जो आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से भी उन लोगों को अपने अपने अनुभव होंगे पेड़ पौधों के बारे में, और वो भी वहां अपनी बात को रखें। और इसलिए मैं इन 14 सालों में खुद अपने आप को बहुत एजुकेट महसूस करता हूं कि आई गॉट ब्यूटीफुल इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। उसमें वो साइंटिस्ट भी थे, उसमें वो बर्ड वॉचर्स भी थे, वाइल्ड लाइफर्स थे, फार्मर्स थे, फिशर फोक थे। जैसे मछलियों के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था जितना मैं मछली पकड़ने वालों से जब वार्तालाप करता था, ये कौन सी मछली है, ये कौन सी मछली है, ये गुमट में लगाया करता था वो, अभी भी मैं याद करता हूं। तो मैंने उनको एक एक का नाम पूछा कि इसको गरोज कहते हैं, अच्छा ये मल्ली है, और इस तरह से मैंने वो नाम सीखे और फिर उसका साइंटिफिक इक्विवेलेंट भी ढूंढना था। वो काम मैंने किया ताकि एक ही जगह आपको डोगरी नाम मिले, वहीं आपको अंग्रेजी नाम मिले, वहीं आपको हिंदी नाम मिले, संस्कृत नाम मिले, फिर साइंस का नाम मिले। तो ये लोगों को एक रोचकता के साथ अगर हम परोसें ये ज्ञान, तो शायद वो इंटरेस्ट लेंगे। अगर ये वो बिल्कुल ही टेक्निकल होगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग शायद उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो मैंने इसमें कविताओं को भी जोड़ा कि आप अगर जियोपोता घाट की बात करते हैं तो कविता के रूप में भी आप कर सकते हैं। महाराजा गुलाब सिंह ने जो राज तिलक लिया 17 जून 1822 को, वो बहुत से लोग नहीं जानते थे। जियोपोता घाट तो मालूम था, लेकिन पेड़ कौन सा है जिसका नाम जियोपोता है, और वो पेड़ था वहां पे जिसके नीचे राज तिलक हुआ, इसलिए उस जगह का नाम जियोपोता घाट है, जिसको संस्कृत में पुत्र जीवक कहा गया। और क्यों कहा गया पुत्र जीवक? क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड, बच्चे जो माँ के पेट में होता है अभी, उसके लिए उसके बीजों का चूर्ण जो है वो बहुत ही औषधीय गुण वाला और उसकी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए या थ्रेटेंड प्रेगनेंसी को भी रोकने में मददगार है, क्योंकि वो हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रित करता है, उसका बीज का पाउडर। तो ये 4000 साल पुराना ज्ञान था। 17 जून 1822 गुलाब सिंह जी का राज तिलक हो जाता है, तब तक इसका साइंटिफिक नाम नहीं था इस पेड़ का। और इस पेड़ का नाम जो है 4 साल बाद 1826 में देता है जो डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग, वो हमारे फादर ऑफ इंडियन बॉटनी माने जाते हैं। अंग्रेजों के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो आए थे और बंगाल में कलकत्ता बटंगा गार्डन में काम करते थे। तो उन्होंने यहाँ के पेड़ों को नाम देते वक्त हमारा जो संस्कृत का नाम है या लोकल भाषा का नाम है उसको उन्होंने उठाया। जैसे इसका जियोपोता है, पुत्र जीवक इसका संस्कृत का नाम है, लेकिन जो पुत्रन जीवा ही इसका साइंटिफिक नाम उन्होंने 1826 में दिया। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तवील सफर की शुरुआत हुई है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आपने काम किया, IAFS हैं, और कई पुस्तकों के आप रचयिता भी हैं, और लगभग 50 के आसपास आपकी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप यू आर ए लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। अगर जैव विविधताओं की अगर बात करें, इंटेलेक्चुअल से लेकर स्टूडेंट से लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर आम जनमानस में एक अलग एक चेतना जगाई है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितना क्या फील आता है आज से 14 वर्ष पहले की अगर जो शुरुआत हुई है? ऐसे ऐसे लोग मिले कि जिनका इंटरेस्ट भी था
और जो बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल आपको दूं, एक सरदार हैं जो इधर रहते थे ऊपर पीर मिठा में, मंजीत सिंह जी। तो मुझे नहीं पता था वो दूसरी वाली ट्री टाक जो मांडा में हुई वहां पे वो आ गए और उन्होंने देखा ये प्रोग्राम क्या है और चुप खड़े रहे, और मेरी भी कोई किसी ने उनसे परिचय नहीं करवाया। और तीसरी जो हमारी ट्री टाक की थी वो 2 जनवरी 2011 को रायका पार्क में होती है, और बहुत ठंड का आलम था, काफी ज्यादा ठंड थी और धुंध छाई हुई और इतनी ठंड थी। सुबह सुबह 8 बजे का प्रोग्राम हमने रखा हुआ, उसमें मंजीत सिंह जी दोबारा आ जाते हैं, वही सरदार जी। और जैसा आप जानते भी हैं सरदारों में ये बड़ा अच्छा होता है कि समाज सेवा और खाना पिलाना लोगों को, उनको अच्छा लगता है। तो वो मेरे कान में बोलते हैं कि मैंने चाय लाई है, तो मैंने कहा शायद इसमें 2-4 कप लाई, मैंने अच्छा नहीं लगता यार, 60-70 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं तो सबके सामने चाय पीना ठीक नहीं। वो कहते हैं नहीं, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लाया हुआ है। तो इस तरह के लोगों से जो मेरा मिलना हुआ, जब उनकी व्यक्तित्व को समझने का मौका मिला, ये ट्री टाक का एक मैं समझता हूँ नभा। और इसी के चलते चलते गांव वालों ने मुझे बहुत सिखाया। जैसे एक गार्ड ही था, वो फॉरेस्ट गार्ड, मांडा में हम बात कर रहे थे तो आगे एक प्लांट है, इसका नाम तो मुझे पता था, डोगरी में रिहाड़ कहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा गहन आइडिया नहीं था जो उस गार्ड ने दिया। वो कहता है रिहाड़ डोगरी में बच्चा जब रोता है, चाहे उसको पेट में दर्द होगी या जो भी है, जो लंबा उसका कराई रहता है 2 घंटे 4 घंटे, तो उसको रिहाड़ बोलते हैं। वो तो हमें भी आइडिया था, लेकिन वो कहता है कि ये जो झाड़ी है इसकी रूट माना जाता था कि किस दिन और उस नक्षत्र में उठाई जाए, उखाड़ी जाए, और वो अगर तकिए के नीचे रख दी जाए जहां बच्चा सुलाया जाता है, तो वो रिहाड़ जो रोना है वो बंद कर देता है। सो दिस पर्टिकुलर shrub has also given the name to रिहाड़ी मोहल्ला, क्योंकि यहाँ पे रिहाड़ की झाड़ियां बहुत थी, उनको काट के जो मोहल्ला बसा उसका नाम रिहाड़ी पड़ा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सुनने को मिली। और ऐसे ही एक पारिजात का पौधा, वो एक हमारे पुरुषोत्तम शास्त्री जी हैं, वो हमारे श्रीनगर में मिले थे, हालांकि मुझे भी नॉलेज था, लेकिन वो तो एक आध्यात्मिक स्तर पर वो ले गए और उन्होंने बोला कि ये पारिजात जो है कृष्णा जो है इस धरती पर लाए। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कृष्णा जैसे बांसुरी बजाया करते थे, तो इससे भी एक धागा निकलता है और जो बिल्कुल म्यूजिक की तान जो है बिखेरी जाती है, और उन्होंने बना के भी वो दिखाया। और मुझे और एक खुशी होती है कि कोई कम से कम इन 14 सालों में हमने 14 नए पौधे जो है ना, वो थे, वो जंगल में थे, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं था, उनको हमने बाहर लाया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सबको बताया कि ये पेड़ हमारे जम्मू कश्मीर में है। उसमें एक सुकराला देवी का मंदिर का वो जंगल है, और वहां पे हमें एक नया है ग्रैंड हॉली प्लांट, और उसके पूरे जंगल में वहां जो फॉरेस्ट स्टाफ को पूछा 5-6-8 पौधे, इससे ज्यादा नहीं। एक और पौधा है बहुत ही यूनिक, उसको भी हमने अभी साइंटिफिकली रिपोर्ट किया। एक मशेडी में होता है, वो मशेडी में मिला, और दूसरा ये देवी पिंडियां वहां पे, और 2 ही पौधे। एक और पौधा है बिलावर में जिसको खड़म्बू कहा जाता है, दूर से देखने में आंब जैसे पत्ते दिखते हैं और लोकल लोगों का नाम है खड़म्बू। तो वो भी एक नया, जिसको टसर सिल्क जो कीड़ा है वो उसके ऊपर उसको खाता है। तो मुझे फोन आया फिर सिल्क इंस्टीट्यूट जोरहाट असम से कि अगर आपके पास ये जंगल है इस पर्टिकुलर पौधे का, तो हम एक अपना रेशम कीड़े की फैक्ट्री जो है ना, सिल्क टसर सिल्क वर्म को रेयर करने का लगा देंगे यूनिट। तो मैंने बोला ये लोगों के खेतों में है, 50-60 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने कहा कि इसकी आप लार्ज स्केल प्लांटेशन करिए। फिर वो एक रेशम का कीड़ा तो दूसरा है जो हमारे शहतूत के ऊपर पलता है, पर ये दूसरा पहले पौधे का पता नहीं, या पौधे का पता लगा तो दे गॉट इंटरेस्टेड। तो बहुत ऐसी ऐसी विभूतियों से मिलने का या उनके कार्य का जो एक अनुभव मुझे इन 14 सालों में मिला, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। जो ज्ञान आपके पास था इन 14 वर्षों में, क्योंकि 14 वर्ष का सफर है, लेकिन ज्ञान आपके पास इससे पहले भी था, क्योंकि आप विभिन्न पदों पर काम भी कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, फ्लोरा फोना से आप बखूबी वाकिफ थे। तो किस प्रकार इस ज्ञान का विस्तार भी किया और जो लोग जुड़े हैं उन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया? हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया लेके आता रहा इन 14 सालों में। अपने अगर घर से ही शुरू करूं तो मेरी वाइफ डॉक्टर किरण शर्मा जो हाईएस्ट ब्लड डोनर भी है, वो मनी महेश जाते हैं और वहां से 2 पौधे लाते हैं। उस डेट को मैंने वो दोनों पौधे नहीं देखे थे, क्योंकि मैं तो नहीं गया उनके साथ उस यात्रा में। तो फिर मैंने खोज की ये कौन से पौधे हैं, और वो बहुत ही एक किंग ऑफ हर्ब्स माना जाता है, किंग है वो, राजा है औषधियों औषधीय वनस्पतियों का।
और वो प्लांट था जो मनी महेश में प्रसाद के तौर पे बांटा जाता था उन दिनों। 90s की बात है ये, 94-95 की बात होगी। तो किरण शर्मा ने मुझे दिखाया कि ये धूनी के तौर पे घर में रखना भी शुभ होता है और इसको जलाया भी जाता है। तो कहते हैं कि घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, वो एक बात है। लेकिन मैं प्लांट को आइडेंटिफाई किया, वो जो कुठ है ना, कुठ एक्ट राजा ने JNK में लगाया था, जिसको बेचा जाता था उसकी जड़ों को सुगंधित प्रसाधन के रूप में, उसी की दूसरी प्रजाति थी ये, माने जिसको कुठ है, कुठ की ही बिल्कुल ही नजदीक की वनस्पति थी, जिसको भरमौर के इलाके में, मनी महेश के इलाके में उधर कहते थे कुग्गी। लेकिन हमारे कश्मीर में जम्मू के भी गुज्जर बकरवाल जो है उसको कहते हैं योगी पादशाह। योगी की तरह उसकी पूरी बॉडी पे व्हाइट व्हाइट कपास जैसी बाल रहते हैं, तो ऐसा लगता है योगी जो है तपस्या में लीन। और वो प्लांट जो है 12,000-14,000 फुट की ऊंचाई पर होता है। तो मेरे गुज्जर बकरवाल जो आते जाते हैं ऊपर, उनको नॉलेज है, लेकिन शहर वाले व्यक्ति को नहीं होगा। एक ये पौधा, और दूसरा जो पौधा मैडम ने मुझे दिखाया उसका बान होता है, कुग्गी बान कह के वो दिया जाता है प्रसाद। दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को रखा जाता है साथ में। और दूसरा जो बान था वो भी बड़ा विलक्षण पौधा है, जिस सौंफ फैमिली का, सौंफ से हम सभी परिचित हैं, ये जीरा से हम परिचित हैं। लेकिन कितनी जंगली वनस्पतियां हैं जिनके पीछे औषधीय गुणों का भंडार है, या संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जहाँ मनी महेश की यात्रा में जाओ उनको दिया करते थे। लेकिन अभी वो बंद किया गया, क्यों, ज्यादा दोहन होगा तो ये वनस्पतियां विलुप्त भी हो सकती हैं। तो अभी ये प्रथा जो है रोक दी गई है। लेकिन ऐसे ही मैंने एक डूडू बसंतगढ़ के रेंज ऑफिसर थे विनोद शर्मा, उन्होंने मुझे एक बहुत ही जहरीले पौधे का अचार खिलाया। तो मैं हैरान हो गया, ये इतना जहरीला पौधा है। वो है तो कचालू और जिमीकंद परिवार का ही, और इनको भी अच्छी तरह से बनाना पड़ता है, जिमीकंद को भी, तो वो विषालापन तो होता है, लेकिन उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये पहाड़ी लोगों की वो है इनोवेशन, अदरवाइज कहीं साइंटिफिक लेबोरेटरी में कोई इसका काम नहीं हुआ। और वह जहरीला कोबरा लिली, और उसको आलू की तरह कंद लगता है नीचे, और उसको जो है वो 15 दिन के बाद बॉयल करके, रिपीटेड बॉइलिंग के बाद उसको खाद्य बना देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे नॉलेज में नहीं थी। जम्मू में अखनूर के एक छोटा सा गांव है निकिया, वहां पे जो अक होता है ना, जिसको हम सूर्य देव के साथ भी जोड़ते हैं, काफी उसकी श्रद्धा भी करते हैं, गणेशा को भी पूजन में होता है, हर जगह जम्मू में, हर जगह कंडी में मिल जाता है देसी आक जो है। उस आक का अचार, हालांकि वो भी जहरीला है, लेकिन वो बनाती थी एक लेडी पुरानी। तो मैं चाहा था कि उससे वीडियो और वार्तालाप करें, और इंटरव्यू में किस तरह से बनाते हैं, बनाने की विधि जो है वो तो एटलीस्ट सुरक्षित रहे, लेकिन वो चल बसी और समहाउ मैं वो कर नहीं पाया रिकॉर्ड। तो मतलब ऐसी चीजें, इसका मतलब है लोगों का भी नॉलेज है या उनका भी योगदान है, जो हमारे साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में, या हम टेक्नोक्रेट्स जो कहते हैं, इनको उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा एक ये भी टेक था, और इसको मैंने शिद्दत के साथ जोड़ा ट्री टॉक में, कि हम जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या ट्रेडिशनल कुजीन मेकिंग है, बेवरेज, हर्बल्स जो चीजें हैं, उनके साथ हम चल के नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं। जैसे ये एक जड़ है, ये देखिए आप, पीले रंग की है। तो इसको अगर हम कश्मीरियों को पूछें ये क्या है, तो वो बोलते काओ दच। दच जो है ना, कश्मीरी लोग कहते हैं अंगूरों के लिए, ग्रेप्स, और काओ मैंने कौआ, वो कहते हैं कौए की ये अंगूर है। बेसिकली ये जड़ नहीं, इसका फल जो है वो थोड़ा सा काले रंग का होता है, और उसको खाया जाता है चाव से। लेकिन संस्कृत में इसको बोला गया दारू हरिद्रा। हरिद्रा मैंने हल्दी। तो ये पहली हल्दी है, इसके बाद दूसरी हल्दी जो हम कल्टीवेट करते हैं बाजार में मिलती है, वो दूसरी हल्दी, लेकिन ये पहली हल्दी है। इसको भी आप, हमारे बुजुर्गों ने यूज किया है, और वुंड हीलर है, एंटी कैंसर है। और एक टाइम था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफी इसके ठेके दिए जाते थे, और इसको इतना ज्यादा 50s और 60s में एक्सट्रैक्ट किया गया, क्योंकि इसकी जड़ को ही ज्यादा मेडिसिन माना जाता है। तो जड़ के लिए आपको उखाड़नी पड़ती है जमीन, और जमीन उखाड़ोगे तो साइल एरोजन होता है, तो एक हिसाब से इकोलॉजी खराब होती है। अभी इसकी कोई एक्सट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन इसको अगर कल्टीवेशन के थ्रू लोग यूज कर रहे हैं आज भी। लेकिन मार्केट में आप जाएंगे तो दारू हरिद्रा की रसौंत मिलती है, काले रंग का एक्सट्रैक्ट होता है, वेरी यूजफुल फॉर आपके लिवर प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन के लिए, आईज ट्रबल्स के लिए। तो लेकिन हमारे सामने अगर ये जड़ पड़ी हो, हमारे में से कितने लोग इसको पहचान पाएंगे कि ये वही है जिसको डोगरी में कैम्बलू कहा जाता है और अंग्रेजी में बारबेरी कहा जाता है? नहीं पहचानते। तो इसको कहते हैं कि भाई प्लांट ब्लाइंडनेस के सामने है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किसकी जड़ है।
तो इसको रिमूव करने का भी मुझे लगता है योगदान ट्री टॉक ने दिया। अभी तक सर कितने इन 14 वर्षों में कितने एपिसोड्स ट्री टॉक के हो चुके हैं? अभी तो 1577 1577 हुए हैं, लेकिन यादगार मैं देखूं, एक तो पहला जो शुरुआत किया जम्मू यूनिवर्सिटी से, और इसी तरह से कश्मीर में जो पहला हुआ वो 25 वाला था, और वो हमने एम्पोरियम गार्डन में किया था, जहां रेजिडेंट कमिश्नर अंग्रेजों का रहा करता था। और मैं अभी भी याद करता हूं, वहां के नकाश साहब थे, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर, और संडे का दिन था, ही वाज स्टैंडिंग देयर। और उसके बाद 50 वाला जो ट्री टॉक था हमने नौशहरा में किया, नौशहरा फॉरेस्ट डिवीजन, और वहां के लोगों को बुलाया। 100 जो ट्री टॉक है उसमें वन मंत्री मियां अल्ताफ, उनको बुला करके दूमी फॉरेस्ट गार्ड स्कूल में किया। 500 वाला ट्री टॉक जो है हमने यूनिवर्सिटी जो है बोटानिकल गार्डन में किया, और वहां मंजीत सिंह के बेटे हैं बलवीर चोपड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी गिटार बजाई, और डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मनीषा मैडम वो भी वहां मौजूद थी, खड़ी थी, और शाह फैसल जो IAS टॉपर, ही वाज आल्सो देयर। तो 1000 वाला ट्री टॉक भी हमने किया। उन दिनों कोविड कोरोना था, उसके बाद भी हमने कभी कभी मजबूरी हो जाती थी लोगों को इकट्ठा करना, तो हमने फिर वीडियो बना के शुरू कर दिया। और 1500 वाली ट्री टॉक जो है, अपने बेटे पलाश के कारण मैं उसको मिलने गया था वहां पे, तो वो 1500 वाला जो एपिसोड है वो शिकागो शहर में हुआ, और पलाश मुझे कुछ और अच्छी जगहों को घुमाने ले गए, जैसे न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। वहां पे भी मैं पेड़ पौधों के बारे में अपनी जागरूकता को आगे ले पाया। तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि जम्मू कश्मीर से भी आगे बढ़कर विदेशों की धरती पर ट्री टॉक की धूम मची है। सर एक चीज और भी जानना चाहेंगे, ये जो जैविक विविधताओं का खजाना जम्मू कश्मीर में है, कहीं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनभिज्ञ है इससे, किस प्रकार क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि खुद आप लोगों के पास जा रहे हैं, उनके पास इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किस प्रकार इसका दायरा सोशल मीडिया के माध्यम से और भी विस्तार किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो खजाना है जैविक विविधताओं का मेजॉरिटी ऑफ द लोग देख सकें, जान सके? जैसे मैंने शिकागो में देखा, वही बात मैं चाहूंगा वो हम भी कर सकते हैं। जैसे हर संडे को ना हर मोहल्ले में अपनी अपनी फार्मर्स की एक मंडी लगती है, फार्मर्स एक मीट होता है, और जो किसान है अपनी अपनी प्रोड्यूस लाता है। कुछ लोग जो हैं वो मशरूम्स में एक्सपर्ट हैं, मशरूम कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, और वो बाकायदा लेवल रखते हैं, कोई भी चीज है परफेक्ट है, लेबल कर किया हुआ है और वो चीज बिक रही है। इसी तरह से मेडिसिन प्लांट, ऐसे ऐसे मेडिसिन वाला एक प्लांट है, जम्मू में भी होता है, कश्मीर में होता है, इसको हम बोलते हैं बिल्ली लोटन। क्यों नाम है उसका बिल्ली लोटन? क्योंकि बिल्ली जो है उसकी खुशबू से एक किस्म का पुदीना है वो, उसको अंग्रेजों ने नाम दिया कैट मिंट। एक मिंट तो हम जो खाते हैं, जिसमें कैट जो है खास उसको अट्रैक्शन है उस पौधे से, कैट मिंट। लेकिन यहाँ हमने देखा ऐसे ही है वो, हालांकि उसकी चाय भी बन सकती है, लेकिन कोई हम यूज नहीं करते। कश्मीर बिजबिहाड़ा सारा भरा पड़ा रहता है। लेकिन मैंने वहां देखा फार्मर्स की मीट में शिकागो में वो बेचा जा रहा है, वो 10-10 किलो की गड्डियां उधर पड़ी हुई हैं। इसका मतलब कोई टेकर है, कोई सेलर एंड बायर मार्केट इज सच। एक तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा मुझे ये लगा कि हमारा मानसून टाइम, जिस तरह से पुलिस मेला होता था, पब्लिक मेला, वो क्या थोड़ा सा शुरू हुआ था और वो किस अरूज तक पहुंचा। हमारे पास वन है, तो वन महोत्सव जो हम होता है वो होता ही है कि वनों का उत्सव, लेकिन हम छोटी मोटी प्लांटेशन करके जो थोड़े से बच्चों का वो कार्यक्रम करके छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना था कि वन महोत्सव में हम ग्रैंड शो करें जम्मू कश्मीर के लेवल पे, और भारत के लेवल पे भी तो हो ही सकता है। और एक मैं प्रयास किया, विजय 7 सैटरडे लगातार हमने फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, जब मैं डायरेक्टर इकोलॉजी एनवायरमेंट रिमोट सेंसिंग था, और ऐसा कार्यक्रम वन महोत्सव के चलते जहां मैंने पोइट्री, जो पोइट्स को बुलाया उनका पोइट्री सुनी, और दूसरा म्यूजिक, वो रंगीले ठाकुर हैं एक, उनका राग मल्हार या जो भी है, हमने उसको भी जोड़ा। फिर हमने डिस्प्ले किया खाने वाली चीजों का एडिबल, और फिर उसको कौन से चाय बना सकते हैं, कोकोए की चाय बनती है, कचनार की चाय बनती है, वहां डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। और फिर जो बाइलिंगुअल लिटरेचर भी तैयार किया, ताकि जो डोगरी नाम ब्रैकड़ है तो उस बच्चे को पता चले यही हिंदी में अड़ूसा है, यही लिखा हुआ है उसमें वासा करके च्यवनप्राश में। तो च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियां वो गिलोई भी है, वह उस अमृता लिखा होगा, संस्कृत का नाम होगा, तो हम वही हमारा जो है ब्रैकड़ है जिसको वासा या अड़ूसा बोला गया है। तो ये भी पुल जो बांधने का कार्य वो भी मैंने किया, और उसमें लोगों की जो इतनी अच्छी भागीदारी या इनपुट्स रही कि मैं कश्मीरी नाम को भी इकट्ठे कर पाया और लद्दाखी नाम को भी इकट्ठे कर पाया।
और एक डिक्शनरी है, विद्यार्थी डिक्शनरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2005 में वो प्रिंट हुई थी जब मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत था। तो लोगों को लगता है कि ऑफिस का इतना काम है शायद ये करता नहीं होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में दिन भर तो फाइलें थी, लेकिन जो नॉलेज है उसको काम करने का लिए रात तो थी अपनी। तो जिसका जुनून हो, मुझे लगता है वो काम कर लेता है, और जिसको दोष निकालने हो तो दोष तो निकाले ही जाते हैं। जुनून का आपने जिक्र किया और पैशन आपके अंदर है। 19 दिसंबर 2024 एक माइलस्टोन है, 14 ग्लोरियस ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ साथ आने वाले सफर के बारे में जानना चाहेंगे, किस शिद्दत से और लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा? देखो, मुझे लग रहा था कि 14 साल हो रहे हैं तो इसको कंक्लूड किया जाए, मेरा अपना ये मानना था कि इसको बंद किया जाए। लेकिन फिर रिस्पांस इतना आ रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं कि ट्री टॉक हमारे इंस्टीट्यूट में करनी है, कोई क्लस्टर यूनिवर्सिटी में करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करनी है, कॉलेजेस में करनी है, तो फिर ये मुझे लगता है ये यात्रा जो है रुकने वाली नहीं है। और जितना हो सकेगा इनवाइटेड ट्री टॉक्स हम करते रहेंगे। और लोग जो हैं, जो मैंडेट भी था भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 का बना हुआ है, जिसको 23 में उन्होंने 22 में उसमें तरमीम भी लाई, रिवाइज भी किया। उसमें जो था 2020, इसलिए वो 10 साल रखे थे जैव विविधता के लिए कि 20 तक हम जन जन तक इसका जो जैव विविधता है इसके ज्ञान को प्रचारित कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कोविड कोरोना आ गया, तो 2020 के बजाय वो 2022 में जो मॉन्ट्रियल में, चाइना में होनी थी लेकिन चाइना में हो नहीं पाई, तो वो कंक्लूजन उन्होंने 22 तक किया। और मैंने भी यही सोचा था कि इसी जैव विविधता दशक के साथ साथ में ट्री टॉक चलाऊंगा, जो भी वहां बंद हो जाएगा तो मैं भी बंद करूंगा। लेकिन लोगों का प्रेम कहिए या अपनी भी जिज्ञासा, नई नई वनस्पतियां भी मिल रही हैं, फूल भी मिल रही हैं, तितलियां मिल रही हैं, तो मैं इसको बंद नहीं कर पाया और ये कारवां जो है चल ही रहा है। सर, हमारी शुभकामनाएं, हम आशा करते हैं कि और भी मजबूती से ट्री टॉक के नए एपिसोड्स हमारे सामने आए और आप इसी शिद्दत से जैव विविधताओं के खजाने से लोगों को अवेयर करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे श्री गोपी शर्मा, विद्यार्थी जी, ट्री टॉक के जनक और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में एक नया अध्याय खासकर ट्री टॉक के माध्यम से इन्होंने छेड़ा है। और 14 ग्लोरियस ईयर्स 19 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। और बिल्कुल संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि रायका फॉरेस्ट में 19वां जो 19 दिसंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आप भी शामिल होइए। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसको भी मजबूत कीजिए और अपनी जैव विविधताओं से भी आप रूबरू हो पाए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।